जय हिंद प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों के लिए हिंदी स्पर्श भाग 2 का जो गद्य खंड है, जो कहानी संग्रह है, उन कहानियों से कैसे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है, मैं आपको इस क्लास में पूरे बताऊंगा कि कैसे उस कहानियों के प्रश्नों को कैसे लिखना है। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम ध्यान देंगे कि जो कहानी है, कहानी के जो सारांश है वो तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है और इनकी अच्छी से अच्छी कहानियों जो हैं उनमें एक प्रमुख कहानी है बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है और छोटे भाई को बड़े भाई के प्रति कैसे सम्मान स्थापित करना है, यही इस कहानी में बताई गई है। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि जो रटने वाली जो शिक्षा है, प्रणाली है, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है प्रेमचंद जी ने बड़े भाई साहब के माध्यम से। साथ ही छोटे भाई के जो रटने की जो विद्या है कि रट करके पास हो जाना, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि रट करके परीक्षा पास की जा सकती है। असल ज्ञान जीवन के अनुभव से आता है, ये कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जानेंगे कि इससे प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। बहरहाल हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि आप उस कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो के माध्यम से उसको जब क्लियर हो जाएगा कहानी, तब उसके प्रश्न कर लेंगे, बड़े आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न। कहते हैं मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। ध्यान देना, यहाँ पे बड़े भाई साहब कहते हैं मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। पंक्ति से बड़े भाई के कर्तव्य अधिकार का पता कैसे चलता है, यही प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। पंक्तियों में बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को हिदायत दे रहे हैं कि वो उसे गलत काम करके अपना जीवन नष्ट नहीं करने देंगे। इससे उनका अनुशासन और प्रेम दोनों ही स्पष्ट दिखाई देता है। भाई के प्रति अनुशासन और उनका भाई के प्रति जो प्रेम होता है वो जरूर दोनों दिखाई पड़ता है। भाई के बड़े भाई होने के नाते हमारे बड़े भाइयों का कर्तव्य होता है कि छोटे भाइयों की देखभाल करना, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए भले ही उनको मारना पड़े, ये सारे काम उसमें करते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न जो बनता है, बड़े भाई साहब के कुछ कथनों से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की कुछ विशेष पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। उनका उल्लेख करते हुए लिखिए कि आज की शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन आप पाते हैं। आजकल की शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन है वो लिखना है। बड़े भाई साहब में के कुछ कदम तत्कालीन, उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, तत्कालीन मतलब जब कहानी है 1936 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है प्रेमचंद की, उसके पहले की ये कहानी है। तो उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और आजकल की शिक्षा व्यवस्था में आप किस प्रकार का परिवर्तन पाते हैं, यही तो पूछना है। तो बड़े भाई साहब के कुछ कथनों से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के विशेष पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। उनके अनुसार तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में केवल रटंत व्यवस्था है, यह विद्यार्थियों की प्रतिभा को सीमित कर देता है। सीमित मतलब छोटा कर देता है। एक निबंध लिखने के 4-4 पन्नों का प्रयोग किया गया है। अन्य विषयों का अध्यापन अंग्रेजी में ही किया जाता है। उस समय की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी बच्चों को खेलकूद के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। पूरी शिक्षा व्यवस्था पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है। आज की शिक्षा व्यवस्था पढ़ो और बढ़ो पर आधारित है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पढ़िए और बढ़ने पर आधारित है। वो उस समय की शिक्षा प्रणाली थी, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे आते हैं। छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति क्या कुटिल भावना आई, जिससे उसने क्या सोचकर निकाल दिया। जब भाई साहब फेल हो गए थे ना, तो छोटे भाई के मन में एक बार विचार आया कि एक साल और फेल हो जाए तो वो मेरे दर्जे में आ जाएंगे, मेरी कक्षा में आ जाएंगे। लेकिन उसने इसको बलपूर्वक निकाल डाला। क्यों निकाला? देखिए, छोटे भाई के मन में यह कुटिल भावना उत्पन्न हुई कि इतना पढ़ने के बाद भी बड़े भैया फेल हो गए और थोड़ी बहुत पढ़कर भी क्लास में अव्वल आ गया। यदि अगले साल परीक्षा में भाई साहब फिर से फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। बाद में उसने इस कुटिल भावना को अपने मन से बलपूर्वक निकाल दिया, क्योंकि वह सोचने लगा कि भाई साहब उसकी भलाई के लिए ही तो डांटते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में कभी अक्सर रिपीट होता है। ये प्रश्न, बुनियाद ही न पुख्ता हो तो मकान कैसे पायेदार बने। ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो देखिए, बड़े भाई साहब कहानी में लेखक द्वारा अपने बड़े भाई साहब के संदर्भ में की गई व्यंग युक्ति है। दरअसल बड़े भाई साहब एक ही कक्षा में 2-3 साल लगाते थे।
वह इसे शिक्षा की बुनियाद को मजबूत बनाना समझते थे। उनका मानना था कि यदि बुनियाद ही मजबूत ना हो तो मकान कैसे टिकेगा। लेखक को बड़े भाई साहब, देखिएगा, उनका मानना था कि यदि बुनियाद ही मजबूत ना हो तो मकान कैसे टिकेगा। लेखक को बड़े भाई साहब का यह तर्क बिल्कुल समझ में नहीं आता था। उसका मानना था कि शिक्षा की बुनियाद परिश्रम पर ही निर्भर करती है, ना कि एक कक्षा में 2-3 साल लगाने से। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। फिर से देखिएगा, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। आपको पता ही है कि मैंने कहानी में बताया था कि मैंने पढ़ाते समय कि उन्होंने, छोटे भाई ने टाइम टेबल तो बनाया, लेकिन जब उसको जो बाहर की खेल की जो हवा थी वो उसको अपने तरफ अनायास ही आकर्षित करने लग गई, इसलिए वो पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू कर देता है। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय यह सोचा कि वह खेलकूद को बिल्कुल बंद कर देगा और प्रातःकाल 6 बजे हाथ मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाएगा। 9 से 10 बजे तक अनेक विषयों का अध्ययन कर, फिर भोजन कर स्कूल चला जाएगा। वापस आने पर आधा घंटा आराम कर फिर शाम को 4 से 11 बजे तक अलग अलग विषयों की पढ़ाई करके फिर विश्राम करेगा। इस टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाने में सबसे बड़ी समस्या खेल कूद में मस्त हो जाना था। उसका खेल कूद में जो मस्त हो जाना था, यही सबसे बड़ी समस्या थी। पहले ही दिन उसने अवहेलना शुरू कर दी थी। टाइम कहते हैं ना, लेखक कहते हैं टाइम टेबल बनाना और बात है, लेकिन उसका पालन करना और बात है। टाइम टेबल हम भी अपने जीवन में बनाते हैं, क्या हम उसका पालन कर पाते हैं? इसी बात को तो लेखक लिखते हैं। आगे देखिए, आगे जो आपका पाठ है डायरी का एक पन्ना, सीताराम सेक्सरिया। वो डायरी का एक पन्ना में क्या लिखते हैं मैं आपको बताते हुए आऊं। अब आपको डायरी का एक पन्ना बताऊंगा। डायरी का एक पन्ना आपको पता ही है कि 1931 के दिन, 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में क्या क्या घटनाएं घटी थी, उसी को सीताराम सेक्सरिया लिखते हैं अपनी डायरी में। और उस डायरी के एक पन्ने को आपके सिलेबस में संकलित कर दिया गया है। आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता के लोगों ने किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस मनाई थी, वही उसी को आधार बना करके लिखी गई कहानी, ये डायरी का एक पन्ना है। इसमें कभी देखिएगा ध्यान से, सॉरी लेखक क्या कहते हैं सीताराम सेक्सरिया, इस पे जो प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो पूछा जाता है कि डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखे कि 26 जनवरी 1931 का दिन विशेष क्यों था। ये 26 जनवरी 1931 का दिन था, वो विशेष क्यों था कलकत्ता वासियों के लिए। तो देखिएगा, 26 जनवरी 1931 का दिन विशेष इसलिए था क्योंकि इस दिन गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। यह आयोजन कोलकाता में किया जा रहा था। कोलकाता के माथे पर यह कलंक था कि यहां पर आजादी के लिए कार्य नहीं हो रहा है। इसी कलंक को धोने के लिए कलकत्ता के लोगों ने अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों को सजाया था। इसके लिए कोलकाता वासियों ने काफी तैयारियां भी की थी। आपको पता है 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, लेकिन चूंकि पूरे भारत में वो सूचना बहुत देर के बाद पहुंची थी, इसलिए जो इसका पहला जो एनिवर्सरी कहा जाएगा, इसकी पुनरावृत्ति हो रही थी 26 जनवरी 1931 को। अब उस दिन कलकत्ता के लोगों ने क्या क्या किया था ये आपको बताया गया इस प्रश्न में। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये नोटिस वाला, आपको पता है पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था। तो प्रश्न देखिए, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था। दोनों अलग अलग नोटिस निकाल चुके थे। पुलिस कमिश्नर का नोटिस मतलब अंग्रेजी सरकार का जो नोटिस था, और काउंसिल का नोटिस जो भारतीय लोगों ने स्वतंत्रता के लिए जो मोन्यूमेंट के नीचे जो उन्होंने एक समारोह स्थापित करने की बात की थी, समारोह, उसके काउंसिल में क्या क्या नोटिस निकाला, इन दोनों को बताया गया। दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में परस्पर विरोधाभास था। दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे के विरोधी थे। पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि कोई भी जनसभा करना या जुलूस निकालना कानून के खिलाफ होगा, जबकि काउंसिल का नोटिस था कि स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ये दोनों में विरोधाभास था। पुलिस के नेट नोटिस में कहा
कि जो भी उसमें भाग लेगा उसको कानून के खिलाफ होगा, उसके ऊपर अलग अलग धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जबकि काउंसिल ने नोटिस निकाला कि ठीक 4:24 पर हम मोन्यूमेंट के नीचे तिरंगा झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। जब सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था, वो उसी की बात हो रही है। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस द्वारा जुलूस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी गई थी, जिस कारण भीड़ अलग थलग पड़ गई और जुलूस क्या हो गया, टूट गया। फिर देखिए डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देख रेख तो कर ही रहे थे, उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों की फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है? यही था अंग्रेजी शासन की क्रूरता को दिखाना। फोटो कोई ऐसे नहीं, फोटो उतरवाना मतलब क्या होता है, यहाँ पे उतरवा रहे थे ना, फोटो खींचने की बात हो रही है। तो आपको मैंने बताया था कि डॉक्टर दास गुप्ता द्वारा लोगों के फोटो खींचने की सबसे बड़ी वजह थी कि पूरे देशवासियों को यह पता चले कि अंग्रेजों ने उनके साथ किस प्रकार की बर्बरता की है, किस प्रकार की क्रूरता की है अंग्रेजों ने देशवासियों के, कलकत्ता के लोगों के पास के ऊपर। वे समाचार पत्रों में से प्रकाशित करवाकर अंग्रेजों के खिलाफ प्रमाण इकट्ठा करना चाहते थे। वह सबको यह बताना चाहते थे कि कोलकाता में भी स्वतंत्रता के लिए काम हो रहा है, क्योंकि कोलकाता के माथे पर कलंक था कि वहां स्वतंत्रता के लिए काम नहीं होता है। तो बहुत हद तक ये धुल गया था। आगे देखिए, आपको पता है ततारा वामियों का था, बहुत ही ऐसी कहानी जिसने रूढ़ियों और बंधनों को तोड़ दिया। जब रूढ़ियां बंधन बन बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना स्वाभाविक होता है। ये ऐसी ही कहानी थी जिसमें ये कहानी है दो द्वीपों के विभक्त होने की कहानी है। अंडमान निकोबार की लोक कथाओं में वामीरों और ततारा की कहानियां घर घर में सुनाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप के दो अलग अलग विभक्त होने की क्या कारण थे, उनके लोक कथा के माध्यम से वहां के लोगों में बताया जाता है और उसी को इन्होंने लिखा है। लेखक ने, ध्यान दीजिएगा, लीलाधर मंडलोई ने लिखा है कि जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रश्न है, ततारा कहता है जीवन में पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूं, ततारा ने ऐसा क्यों कहा होगा। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त पंक्ति में वामीरों के प्रति ततारा का निश्चल प्रेम दिखाई देता है। ततारा वामीरों के प्रति आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार का प्रेम कभी उसे पहले नहीं हुआ था। उसके मन में वह वामीरों के प्रति जो प्रेम भाव उत्पन्न हुआ था वह अन्य किसी के लिए कभी उसने महसूस ही नहीं किया था। पहली बार उसको प्रेम महसूस हुआ था और ये जो प्रेम उसको जो महसूस हुआ था उसी को लिखता है कि मैं जीवन में पहली बार विचलित हुआ हूं। पहली बार वो विचलित हो गया था अपने जीवन में। इससे पहले उसने किसी के प्रति उसके मन में कोई प्रेम भाव नहीं था। प्रेम भाव मतलब कहने का किसी स्त्री के प्रति उसके अंदर प्रेम भाव नहीं था, अन्यथा तो वो बहुत अच्छा था। उसको वहां के लोग अपने जो भी कुछ प्रदर्शनी होती थी या जो भी कुछ पशु पर्व का या कोई भी आयोजन होता था उसमें लोग उसको आमंत्रित करते थे। जबकि एक लड़की को देख करके पहली बार उसको प्रेम हुआ था। तो वही आता है, आप ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों के उत्तर को गलत मत करके आना है। देखिए, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था, लोगों का विचार क्या था। तो आपको जानते हैं ततारा की तलवार एक अद्भुत विलक्षण रहस्य थी। देखिएगा, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। उसके तलवार के बारे में लोगों का मत था कि लकड़ी की होने के बावजूद उसमें एक अद्भुत दैवीय शक्ति है। अद्भुत दैवीय शक्ति है, देवी नहीं लिखा है, दैवीय है, इसको सही कर लीजिएगा, दैवीय शक्ति है। इस तलवार का प्रयोग कभी नहीं करता था, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए, ततारा वामीरो कथा के आधार पर रूढ़ियों के विषय में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। रूढ़ियां मतलब परंपराएं। देखिएगा, ततारा वामीरो कथा में हमने जाना कि रूढ़ियों के कारण वामीरो का ततारा से प्रेम विवाह नहीं हो सकता था, जिसके कारण दोनों को जान देनी पड़ी। अतः रूढ़ियों के बारे में हमारे विचार यही है कि जहां रूढ़ियां किसी का भला करने की जगह नुकसान करे और जहां रूढ़ियां आडंबर लगने लगे वहां उनका टूट जाना ही बेहतर होता है। आपने पढ़ा भी है कि ततारा और वामीरो दोनों को
रूढ़ियों के कारण वैवाहिक संबंध दोनों का स्थापित नहीं हो पाया। तो क्योंकि जो वहां की रूढ़ी यह थी, उस गांव की परंपरा यह थी कि जो पासा गांव है और लपाती, ये दो अलग अलग गांव हैं, उन दोनों गांवों के लड़कों का विवाह उसी गांव के लड़की से होना सुनिश्चित होता है, क्योंकि वो एक गांव से दूसरे गांव के लड़कों से शादी करना परंपरा के विरुद्ध था। आगे देखिए, ततारा वामीरु कथा पाठ के आधार पर पशु पर्व में होने वाली घटना का उल्लेख किया। आपको पता है अंत में पशु पर्व का आयोजन हो जाता है, जिसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। ततारा जब जाता है, वामीरु उससे मिलना चाहती है। उसी समय वामीरु की माँ उसको क्या करती है, देख लेती है और ततारा को अपशब्द कहना शुरू कर देती है। तो देखिए, पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में वामीरु ततारा से मिलकर रोने लगी। इस पर उसकी माँ ने उसे देख लिया और ततारा पर क्रोध करने लगी, उसे तरह तरह से अपमानित किया। गांव वालों के समक्ष अपमानित होने पर ततारा को भी क्रोध आने लगा। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर खींचता चला गया, जिससे द्वीप के हिस्से दो हिस्से हो गए। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो थी। दूसरा देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, प्रेम सबको जोड़ता है। ततारा वामीरो कथा के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। और घृणा सबको तोड़ती है। याद रखिएगा, प्रेम सबको जोड़ता है। मंदिर मस्जिद बैर कराती, प्रेम कराती मधुशाला। प्रेम सबको जोड़ता है। ततारा वामीरो कथा में एक युवक और एक युवती के प्रेम करने के बावजूद इसलिए एक दूसरे से मिल नहीं पाए क्योंकि दोनों के गांव में एक रूढ़िवादी परंपरा बंधे हुए थे। दोनों के गांव एक रूढ़िवादी परंपरा से बंधे हुए थे। दोनों का एक दूसरे गांव से गहरा विद्वेष था। जब इन दोनों ने अपने प्रेम की कुर्बानी दे दी, तब वे दोनों गांव एक हो गए और आपसी विद्वेष हमेशा के लिए मिट गया। यह घटना इस बात को सत्य सिद्ध करती है कि प्रेम सबको जोड़ता है। वामीरो का प्रेम ही था जिसने सबको जोड़ दिया। देख लीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न आता है इससे, परंपराएं जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना अच्छा है। ततारा वामीरो ने इसके लिए क्या त्याग किया। आपने पढ़ा कि ततारा और वामीरो अलग अलग जनजातियों से थे, ठीक है, अलग अलग गांवों से थे। उनके समाज में यह कठोर नियम था कि अलग जनजाति के युवक युवती आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे। उन्होंने समाज के इस अनुचित और अमानवीय नियम को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुलकर अपने प्रेम को स्वीकार किया। समाज के विरोध और दंड की परवाह न करते हुए भी वे अपने निर्णय पर अडिग रहे। समाज ने उन्हें कठोर दंड दिया, परंतु ततारा और वामीरो ने प्रेम और मानवता को नियमों से ऊपर माना। अंततः उनके बलिदान ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे कठोर नियम मानवता के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो ये ततारा वामीरो कथा के प्रश्न हो गए जो एग्जाम में पूछे आते हैं। अब आइए तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। एक मूवी आई थी, आपको पता है, तीसरी कसम। तीसरी कसम फिल्म को बनाने वाले शैलेंद्र थे। कवि ने पहली बार एक मूवी बनाई, जो खुद एक कवि थे शैलेंद्र, और फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। आज एक बार उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था तीसरी कसम। और ये चूंकि तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये प्रहलाद अग्रवाल की रचना है। प्रहलाद अग्रवाल जी को फिल्मों के गीत, फिल्मों के बारे में रोचक जानकारी इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। शैलेंद्र ने किस प्रकार से तीसरी कसम फिल्म बनाई और इसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने किस प्रकार अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट अभिनय कर सबको चमत्कृत कर दिया था। किस प्रकार यह फिल्म ये भी बताती है कि उस समय और आज की जो फिल्में बन रही हैं वो केवल पैसा कमाने के लिए बनती हैं। इस फिल्म ने सिद्ध किया कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। असल में दर्शकों की रुचियों के बारे में भी इस फिल्म में देखा गया है। इस फिल्म में ये कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की एक रचना है मारे गए गुलफाम, उस पर आधार बना करके एक कविता लिखी गई थी। अब देखिएगा, उस पर फिल्म बनाया शैलेंद्र ने, तो मैं उस पर ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप ध्यान देना। इसके पहले इस कहानी को जरूर पढ़ लेना अगर इसके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से करने हैं तो। प्रश्न है, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। राज कपूर ने जो अभिनय किया था ना, उस अभिनय को शब्दों से पिरोया था शैलेंद्र ने, और कैसे ये बताना है।
राज कपूर में अभिनय कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अभिनय के एक मजे हुए कलाकार थे और शैलेंद्र एक अच्छे गीतकार थे। राज कपूर की छिपी भावनाओं को शैलेंद्र ने शब्द दिए। राज कपूर भावनाओं को आंखों के माध्यम से व्यक्त कर देते थे और शैलेंद्र उन भावनाओं को अपने गीतों और संवाद से पूर्ण कर दिया करते थे। मतलब जो राज कपूर की भावनाएं थी उनको अपने संवाद और गीतों के माध्यम, शब्दों के माध्यम से शैलेंद्र पूरे कर देते थे। इसलिए क्या है, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। राज कपूर ने जो अभिनय किया इस फिल्म में ना, उनके जो शब्द बोले गए शब्द हैं वो सब शैलेंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा जाता है? ये बहुत बार पूछा जाता है, सेल्यूलाइट का अर्थ क्या होता है? देखिएगा ध्यान से। तीसरी कसम फिल्म की पटकथा फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी साहित्यिक रचना है। सेल्यूलाइट अर्थात कैमरे की रील जिसमें भावुकता, मार्मिकता, संवेदनशीलता के साथ कोई कलाकृति जन्मती है, अजर अमर बन जाती है। उन्हीं भावनाओं के साथ लिखी गई यह फिल्म कैमरे की रील पर सार्थकता से उतारी गई, इसलिए कहा गया है क्योंकि यह वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य के अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर उतारा है। इसलिए फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइट पर लिखी कविता थी। जिस भाव से यह कविता लिखी गई थी उसी को भाव को कैमरे की रील पर उतार दिया गया था, यही कहने का मतलब है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने के बाद भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? देखिएगा, राज कपूर ने मना कर दिया कि फिल्म चलेगी नहीं, फिर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? देखिएगा क्यों। राज कपूर एक परिपक्व फिल्म निर्माता थे तथा शैलेंद्र के मित्र थे, अतः उन्होंने एक सच्चा मित्र होने के नाते शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। बताया उन्होंने कि फिल्म असफल हो जाएगी, लेकिन शैलेंद्र ने कभी तीसरी कसम फिल्म बनाई। उसके बाद भी शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म बनाई क्योंकि उनके मन में इस फिल्म को बनाने की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि आजकल की फिल्में पैसे कमाने के लिए बनी है। उनके अंदर वो भाव नहीं था, 2 से 4 करने की क्षमता का विकास नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि फिल्म का निर्माण में पैसा कमाया जाए, वह अपनी साहित्यिक भूख को संतुष्ट करना चाहते थे। यश या धन की लालसा किए बिना वह अपनी कलाकृति से आत्मसुख पाना चाहते थे। वह तो एक भावुक कवि थे, इसलिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति इस फिल्म में करना चाहते थे। और इसका एक दुखद सत्य यह भी है कि इस फिल्म को खरीदने वाला कोई मिला नहीं, कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिला था। इसलिए यह फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चला। लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले इसके गीत इतने फेमस हुए कि आज भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। अब देखिए, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली की रचना है, कहानी है। अब इसमें लेखक ने बताया है कि अब संसार में वो लोग नहीं है जो दूसरों को दुख को देकर के दुखी होते थे। आजकल का संसार है, अगर कोई दुखी है तो हमको सुख मिल रहा है, वो सुखी है इसलिए हम दुखी हैं। ठीक है ना? दुख दूसरों को दुख को देख करके नहीं होता है। जब दूसरों को के दुख को देख करके हमें क्या हो रहा है? सुख हो रहा है। आज का समाज यही है। लेकिन लेखक ने कहा कि अब वो लोग नहीं है जो दूसरों को देख करके दुखी होते थे, दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते थे। देखिए, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? इस कहानी में बताया गया कि लोगों ने अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के चक्कर में प्रकृति का कितना नुकसान किया। नहीं तो वही प्रकृति है कि हमारी और आपके घरों में जब फूल तोड़ा जाता था तो लोग कहते थे कि फूल शाम को नहीं तोड़ा जाता है। क्या होते? फूल बद्दुआ देते हैं। शाम ढले पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। ठीक है ना? ये हमारे घरों में हमारी दादी नानी बताती थी। आजकल के लोग नहीं बताते हैं। कभी भी किसी भी समय हम दूसरों का नुकसान करने क्या होते हैं? शुरू कर देते हैं। तो देखिए, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल मतलब उल्टा, पर्यावरण असंतुलित होने लगा है। बढ़ती आवास की समस्या से निपटने के लिए मानव ने समुद्र की लहरों को सीमित कर दिया है। आसपास के जंगल काट डाले, परिणाम स्वरूप पक्षियों के लिए आवास ही नहीं बचे। आखिर वो कहां जाएंगे? प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं गर्मी, कभी तेज वर्षा। इनके कारण बीमारियां भी हो रही हैं। इस तरह पर्यावरण के असंतुलन का जनजीवन का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है।
हमारे जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। हम जो प्रकृति के साथ जो कुछ कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है। और वह दिन दूर नहीं कि ऐसे ही प्रकृति का दोहन होता रहा तो हम वायु और पानी दोनों के लिए तरस के रह जाएंगे। अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बढ़ती हुई आबादी का पशु पक्षियों और मानव के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका समाधान क्या हो सकता है? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। इस बढ़ती हुई आबादी ने प्रकृति के असंतुलन को एकदम बिगाड़ दिया है। सॉरी, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया, संतुलन को बिगाड़ दिया। इस आबादी ने समुद्र को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है। पशु पक्षी अपना घर छोड़कर कहीं भाग गए। वातावरण में गर्मी होने लगी तथा वातावरण प्रदूषित होने लगा है। ईश्वर ने धरती के साथ ऐसी अनेक वस्तुएं बनाई हैं जो मानव हित में है, लेकिन स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला यह मानव इन सबसे लाभ उठाकर स्वार्थी हो गया है। स्वार्थ के कारण ही उसने नई नई खोज करनी शुरू कर दी। नई नई खोज की लालसा में उसने प्रकृति का अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया। दोहन इतना अधिक था कि सहनशील प्रकृति के इस असंतुलन का परिणाम यह हुआ कि पक्षियों ने बस्तियों से भागना शुरू कर दिया। अब भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने लगी हैं। रोज नए नए रोग पनपने लगे हैं। इन समस्याओं का समाधान यह है कि बढ़ती आबादी पर रोक लगाया जाए, प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद करके अत्यधिक वृक्षारोपण किया जाए। वृक्ष का आरोपण करना है। ठीक है, आगे देखिए। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत। ध्यान दीजिएगा, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। क्या लिखते हैं? ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, हमारे यहाँ प्री बोर्ड में भी ये प्रश्न आया था। देख लेना बेटा, आप लोग कैसे करेंगे इसका आंसर देखिएगा। इस दोहे के माध्यम से निदा फाजली क्या संदेश देना चाहते हैं? तो देखिए, इस दोहे के माध्यम से निदा फाजली यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर एक है, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, उसे पाने का मार्ग अलग अलग हो सकता है। मतलब पूजा सबकी, ईश्वर सबकी एक है, रीत अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है। हर धर्म की पूजा पद्धति अलग है, लेकिन भावना और उद्देश्य समान है। जैसे मौलवी मस्जिद में जाकर इबादत करता है और कोयल अपने तरीके से गीत गाती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने ढंग से परमात्मा की आराधना करता है। हमें धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कवि का मुख्य संदेश, सॉरी यहाँ पे लेखक होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो लेखक के साथ कवि भी थे। उन्होंने अपनी कहानियों में कविता भी पिरोदी है। देखिए एक पंक्ति है जो कवि का मुख्य उद्देश्य धार्मिक सद्भाव, समानता और एकता है। वह समझाना चाहते हैं कि बाहरी रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, परंतु आस्था और मानवता का मूल भाव एक ही है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। गिन्नी का सोना और झीन की देन। अब इन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? तो देखिए, जिस प्रकार शुद्ध सोने में किसी भी प्रकार की मिलावट करने से उसका महत्व कम हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध आदर्श में किसी भी प्रकार की मिलावट करने से उसका महत्व कम हो जाता है। सोने में तांबे को मिलाने से तांबे का महत्व बढ़ जाता है और आदर्श में व्यवहारिकता को मिला देने से व्यवहारिकता का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की गई है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। ये इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और आप नहीं लिख पाओगे, फिर अच्छे से इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लेखक के मित्र ने जापानी लोगों के मानसिक रोगों के क्या कारण बताए हैं? तो आपने देखा कि जापान के लोग कितना आगे बढ़ने के लिए कितने प्रेरित होते हैं और वो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में 1 घंटे का काम 1 मिनट में करना चाहते हैं, 24 घंटे का काम 1 दिन में करना चाहते हैं। देखिए, लेखक के मित्र ने जापानियों के मानसिक रोग के अनेक कारण बताए। उन्होंने बताया कि जापान के लोग अधिक तेजी से काम करना चाहते हैं। वह अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के चलते 1 महीने का काम 1 दिन में ही करने का प्रयास करते हैं। वे लोग चलते नहीं बोलते हैं, चलते नहीं भागते हैं, बोलते नहीं बकते हैं। इस कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं। मैं इन कारणों से पूरी तरह सहमत हूं। शरीर और मन को यदि आवश्यकता से अधिक भगाया गया या उसका अधिक प्रयोग किया गया तो शरीर रोगग्रस्त होना स्वाभाविक है। देखिए, ये वाला प्रश्न है, गांधी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट क्या होता है? इसको देखिएगा।
प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? जो लोग व्यवहारिकता रूपी तांबे में थोड़ा सा सोना रूपी आदर्श मिला करके चलते हैं, वही प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहलाते हैं। ऐसे ही लोग समाज में सफल होते हैं। जैसे गांधी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। वो व्यवहारिकता रूपी तांबे में आज सोना रूपी आदर्श क्या करते थे? मिला करके चला दिए। सादत अली वजीर अली के पिता आसिफुद्दौला का भाई था, जो वजीर अली को अपना दुश्मन समझता था। वो चाहता था कि उनके आसिफुद्दौला कि जब कोई पुत्र नहीं होगा तो मैं अवध का नवाब बन जाता हूँ। लेकिन जब वजीर अली जन्म लेता है तो बहुत दुखी होता है और उसके सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। फिर वो अंग्रेजों से मिल जाता है। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर वजीर अली के विषय में कर्नल ने क्या बताया, इस प्रश्न का उत्तर देना है हमको। लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर कर्नल ने वजीर अली की स्कीम बताते हुए कहा कि वे किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहते हैं। उनकी योजना है कि अफगानी हमले का इंतजार करें तथा ताकत बढ़ाए। वह शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध का नवाब बने और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दें। लेफ्टिनेंट अपनी शंका जताते हुए कहता है कि हो सकता है कि वे लोग नेपाल पहुंच भी गए हों, जिस पर कर्नल उसे भरोसा दिलाते हुए बताता है कि अंग्रेजी और शहादत अली की फौजें बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रही हैं। उन्हें पता है कि वह इन्हीं जंगलों में है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, आपसी फूट का ही परिणाम रहा है कि भारत इतने वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारतूस एकांकी के आधार पर कारण स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ वजीर अली अपनी ताकत को बढ़ाकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ उसका चाचा शहादत अली उन लोगों से जा मिला था जो अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे। ऐसे ही लोगों से हमारा देश इतने समय तक गुलाम रहा। निजी स्वार्थ के कारण तथा जाति धर्म और संप्रदाय के झगड़े में उलझकर ऐसे लोग अंग्रेजों का साथ देते थे, जिससे अंग्रेज भी खुश थे। हमारे देश में अनेक संप्रदाय होने का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और अनेक दशकों तक हमारे देश पर राज करते हुए उसे इस कदर खोखला कर दिया कि आजादी के वर्षों बाद भी हम उसके दुष्परिणाम झेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे अंग्रेजों का क्या मकसद था? तो देखिएगा इसके पीछे क्या मकसद। शहादत अली वजीर अली के पिता आसिफुद्दौला का भाई था। जब तक वजीर अली का जन्म नहीं हुआ था तब तक शहादत अली को लगता था कि आसिफुद्दौला के बाद अवध के तख्त पर वही बैठेगा, किंतु वजीर अली के जन्म के बाद उसे लगा कि उसके सारे अधिकार छिन गए हैं, इसलिए वह उससे नफरत करता था। वह एक ऐश पसंद आदमी था, ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करना चाहता था। अंग्रेजों को तो ऐसे ही लोग चाहिए थे जिन्होंने वजीर अली को अवध के तख्त से हटाकर बनारस भेज दिया और शहादत अली को अवध का बादशाह बना दिया। तो ये रहा इस पार्ट में। अब मुझे लग रहा है कि इस पार्ट में कोई भी प्रश्न नहीं है। अब देख लीजिएगा, इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से देख लेना। अच्छे से देखने से पहले कहानी को पढ़िएगा और कहानी को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना। मुझे विश्वास है कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे मैं आपके लिए व्याकरण का एक क्लास लेकर के आता हूं और वो क्लास में आपको व्याकरण में बताऊं क्या क्या व्याकरण में पूछे आते हैं। बहुत ही सरलता से मैं उसके क्लास में बताऊंगा आपको कि कैसे व्याकरण पढ़ने हैं। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों।